हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि राजीव प्रकाशन और कक्षा 10 के लिए हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपका आज जो चलने वाला है वह है समास नामक टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 4 नंबर पूछे जाने की संभावना है। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा उसका उत्तर देने के लिए आपके सिलेबस में समास का जो टॉपिक है वो 2 समास आपके सिलेबस में है। और पहले समास का नाम है अव्ययीभाव समास और दूसरे का नाम है द्विगु समास। तो हमें 2 ही समास पढ़ना है। और समास तो वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 2 समास का ही अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं समास और क्या है उनकी परिभाषा। तो चलिए, अगर आपने कापी कलम नहीं निकाला है तो आप लोग कापी और पेन निकाल लीजिए और साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इससे बाहर आपका समास और संधि, अगर आपने जो समास का टॉपिक है अगर आपने वाला क्लास कर लिया है पूरा, तो समझ लीजिए कि आपका 4 नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। अब समास पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास का अर्थ क्या है। भाई, समास क्या होता है? तो जो समास है, समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह है संक्षेपीकरण। क्या है? संक्षेपीकरण, यानी किसी चीज़ को संक्षेप में कर देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी समास का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी किसी चीज़ को संक्षेप में कर देना ही क्या है? समास है। इसको हम संक्षेप भी कह सकते हैं, संक्षेप के अलावा संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, समास की जो परिभाषा बनती है, वह परिभाषा क्या बनती है? देखिए, समास की जो परिभाषा है तो मैं फ्लैश चालू कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब सही है सब कुछ। चलिए, वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी। चलिए, तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर। समास की परिभाषा तो या दो से, इसकी जो परिभाषा है, दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों का संक्षेपीकरण ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? समास में मुख्यतः 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? समास में मुख्यतः कितने पद होते हैं? 2 पद। 2 पद होते हैं। प्रथम पद को हम पूर्व पद तथा दूसरे पद या अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? अंतिम पद को हम उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। कहते हैं, उदाहरण की अगर बात की जाए, उदाहरण से अगर हम समझना चाहें तो जैसे एक शब्द है आपका गंगा जल। क्या है? गंगा जल। तो गंगा जल में अगर हम देखा जाए यहाँ पर, तो जो पहला पद है जो गंगा है, यहाँ पर गंगा क्या है? यह पूर्व पद है। क्या है? पूर्व पद है। और जो जल शब्द है, जल शब्द, यह क्या है? ये उत्तर पद है। क्या है? उत्तर पद है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद में हम सीधे डायरेक्ट अभी कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पर, जैसे कि एक होता है समासिक पद और एक होता है आपका समास विग्रह। जो समास होता है इसका विग्रह होता है। इसलिए आइए हम समास विग्रह के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है समास विग्रह? समास विग्रह, तो जो समास विग्रह होता है उसमें क्या होता है?
जो सामासिक पद होता है उसको तोड़ करके लिखा जाता है। यानी सामासिक पद को तोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट करना सामासिक विग्रह कहलाता है। यानी सामासिक पद को तोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम चलेंगे अपने पहले टॉपिक। और जो हमारा पहला समास है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स है। तो जो हमारा पहला है, पहले समास का जो नाम है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दोस्त, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान नहीं, प्रथम पद प्रधान नहीं होता है। दरअसल प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्ययी भाव का जो पहला पद है, प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय होता है तथा प्रथम पद प्रधान होता है। प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर, रातों रात। रातों रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रातों रात ये हमारा सामासिक पद हो गया, और इसका जो विग्रह बनेगा, समास विग्रह जो बनेगा वह बनेगा रात ही रात में। रात ही रात में। तो रातों रात में देखिए यहाँ पर कौन सा समास है? तो आपका अव्ययी भाव समास है। अगला है आजन्म। आजन्म। आजन्म में देखिए आ गया है और जन्म में बड़ा आ जुड़ गया है, तो यहाँ पर ये क्या जुड़ा है? अव्यय जुड़ा है, अव्यय पद जुड़ा हुआ है। तो आजन्म में इसका मतलब हुआ जन्म तक। जन्म तक, उसका जो समास विग्रह बना उसका मतलब हुआ जन्म तक या जन्म से लेकर। अगला जो है हमारा प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन का जो वो निकला उसका मतलब क्या हुआ? दिन। समास विग्रह इसका दिन दिन है ना, क्या बना? दिन दिन, या हम कह सकते हैं प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन का समास विग्रह बना दिन दिन या प्रत्येक दिन। अगला जो हमारा है शब्द वह है यथाशक्ति। यथाशक्ति, यह महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। यथाशक्ति, इसका जो समास विग्रह बनेगा आपका यथाशक्ति का, वह बनेगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। उसके बाद में और भी है, बहुत सारे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। भरपेट का मतलब क्या है? पेट भरकर। पेट भरकर। पेट भरकर। उसके बाद में अगला जो है यथासंभव। यथासंभव। यथा पर जो है अव्यय है, यहाँ भर क्या है? अव्यय है। यथा यहाँ भी क्या है? अव्यय है। यहाँ पर प्रति अव्यय था आपका और यहाँ पर आ अव्यय था। तो यथासंभव का मतलब हुआ कि
यथा संभव मतलब संभावना के अनुसार, संभावना के अनुसार, संभावना के अनुसार। चलिए हमने इतना देख लिया है। उसके बाद में हम और एग्जाम्पल देखने वाले हैं यहाँ, और किस किस चीज़ों में होता है आपका अव्ययीभाव समास। जैसे देखिए प्रत्यक्ष, अगला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हो जाता है आँख के प्रति। इसका मतलब क्या है? आँख के प्रति, प्रति माने प्रति और अक्ष, इसका क्या बनेगा? प्रति और अक्ष, प्रत्यक्ष। अगला अगर हम देखें तो प्रत्येक, प्रत्येक यानी प्रति धन एक, यानी कि एक एक या हर एक, ये हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अगला उदाहरण जो है यावत जीवन। क्या है? यावत जीवन, ये बहुत पूछा जाता है। यावत जीवन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब तक जीवन है। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक जीवन है। यावत जीवन का मतलब यही हुआ कि जब तक जीवन है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब है एक एक या हर एक, एक एक, इसको आप लिख सकते हैं एक एक। उसके बाद में अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है उसको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वैसे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपके लिए उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे आपका है यथासाध्य, यथासाध्य। तो यथासाध्य में भी कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। इसका मतलब हुआ साध्य के अनुसार। यथासाध्य मतलब साध्य के अनुसार, साध्य के अनुसार। अच्छा, उसके बाद में और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आद्योपात, कौन सा अगला? आद्योपात, आद्योपात। आद्योपात का जो समास विग्रह बनेगा वह आपका बनेगा आदि से अंत तक, आदि से अंत तक। आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ, आदि से अंत तक। चलिए, तो हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं बहुत सारे, अब कुछ एग्जाम्पल और रह गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे जल्दी से। तो बस कवरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कर देंगे हमारे वीडियो को। और सभी लोग, जो लोग चैनल पर नए आए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही हम अगली वीडियो आपके लिए डालते हैं तो सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। आप लोग चाहें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, व्यर्थ। व्यर्थ, जो व्यर्थ का हमारा वो निकल के आ रहा है, इसका मतलब है बिना अर्थ के, बिना अर्थ के। अगला जो उदाहरण है वह है आजीवन, आजीवन, आजीवन। आजीवन मतलब होता है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। अगला जो उदाहरण है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र मतलब क्या हुआ? जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके। अगला है, एक इम्पोर्टेंट है अगला वाला, प्रतिदिनम। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम मतलब होता है दिनम दिनम प्रति। इसका क्या बनता है? दिनम दिनम प्रति। और उसके बाद में जो हम लोगों का अगला है, और एक दो और देख लेते हैं। जैसे प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर मतलब होता है उत्तर का उत्तर, उत्तर का उत्तर। तो यह रहा आपका अव्ययीभाव समास। उसके बाद में अब हमने पहला समास कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे दूसरे समास की ओर, जिसका नाम है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। आप लोग जल्दी से नोट कर लें इसको।
फिर हम चलेंगे द्विगु समास की ओर। आपके सिलेबस में केवल 2 ही समास आपको पढ़ने हैं, सभी समास नहीं पढ़ने हैं। तो पहला जो पढ़ना था आपको, वो पढ़ना था अव्ययीभाव समास, और दूसरा जो समास आपको पढ़ना है उस समास का नाम है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। जी बिल्कुल। तो आइए देख लेते हैं हम लोग फटाक से। इसको इरेज कर रहा हूँ और हम बात करने वाले हैं किसकी? द्विगु समास की। द्विगु समास। जो द्विगु समास होता है उसकी परिभाषा है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो, उसे कहते हैं द्विगु समास। तो लिख सकते हैं हम लोग, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा द्वितीय पद या उत्तर पद भी कह सकते हैं, एक संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें द्विगु समास का, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे पहला पंसेरी। पहला क्या है? पंसेरी। पंसेरी आप लोग जानते होंगे। तो पंसेरी का मतलब क्या होता है? 5 शेरों का समाहार। क्या होता है? 5 शेरों का समाहार। 5 शेरों का समाहार। समाहार मतलब होता है समूह। अगला है नवरत्न। अगला जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है नवरत्न। जो महत्वपूर्ण है उसको हम ले रहे हैं। अगला जो एग्जाम्पल है नवरत्न। कौन सा एग्जाम्पल है? नवरत्न। नवरत्न का मतलब क्या होता है? 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। उसके बाद में जो अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तीसरा, वह एग्जाम्पल है त्रिवेदी। त्रिवेदी। त्रिवेदी का मतलब होता है 3 वेदों का समूह। त्रिवेदी का मतलब क्या है? 3 वेदों को जानने वाले का समूह। 3 वेदों को जानने वाला। 3 वेदों को जानने वाला। 3 वेदों को जानने वाला को क्या कहते हैं? त्रिवेदी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो हमने देख लिया त्रिवेदी। और उसके बाद जो अगला हमारा एग्जाम्पल है वह है चौराहा। क्या है? चौराहा। चौराहा। जब चौराहा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ भी, यानी 4 रास्तों का समाहार या समूह। 4 रास्तों का समाहार या समूह। उसके बाद में हम बात करेंगे सप्तर्षि। 5वां है सप्तर्षि, यानी सप्तऋषि भी कहते हैं इसको, बोल लो। तो सप्तर्षि यानी सप्तऋषि, यानी 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह। ऋषियों का समूह। उसके बाद में जो अगला एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है त्रिभुज। 6वां त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या होगा? इसका जो आपका समास विग्रह निकल के आएगा, 3 भुजाओं का समाहार। 3 भुजाओं का समाहार या समूह। तो भी क्या कहलाएगा यह? जैसे 7वां नंबर है तिरंगा। तिरंगा। जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। क्योंकि तिरंगा का मतलब क्या होता है? 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह। उसके बाद में अगला जो है द्विगु।
अच्छा, द्विगु में ही कौन सा समास है भाई? द्विगु। द्विगु समास भी पढ़ रहे हैं हम लोग, द्विगु एग्जाम्पल भी आ गया। तो द्विगु का मतलब होता है दो गायों का समूह या दो गायों का समाहार। दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार, यह हो गया आपका द्विगु। अगला अगर एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो अगला एग्जाम्पल हमारा है चतुर्भुज। चतुर्भुज गणित में आपने पढ़ा होगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? चतुर्भुज का मतलब हुआ चार भुजाओं का समाहार। चार भुजाओं का समाहार, चार भुजाओं का समाहार। तो यह दोस्तों हमने जो महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया था उसको हमने पढ़ लिया है। और हम बात करेंगे उसके बाद में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की, और प्रैक्टिस के लिए हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ पर इसके बाद में। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और हम चलते हैं फटाफट प्रैक्टिस की तरफ। कुछ यहाँ पर प्रश्न लेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं इसकी रेज कर रहा हूँ। अगर आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी हिंदी की, मैंने उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो बना के डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने भौतिक विज्ञान का वीडियो नहीं देखा है कक्षा 10 का, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैथ का वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के हमारे चैनल पर। और अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ पर वह है पहला क्वेश्चन, अठन्नी। अठन्नी में कौन सा समास है भाई? दूसरा जो प्रश्न हम ले रहे हैं यहाँ पर वह प्रश्न है बेकाम। बेकाम। तीसरा जो है वह प्रश्न हम लेंगे हर रोज। हर रोज, इसमें समास आपको बताना है सभी को। अगला जो है चौथा बार बार। बार बार में भाई कौन सा समास है? अगला एकाएक। एकाएक, एकाएक में कौन सा समास है आपको बताना है। अगला जो है छठवां बेफायदा। बेफायदा, बेफायदा में कौन सा समास है। उसके बाद में हम बात करेंगे आजान बाहु। आजान बाहु, आजान बाहु में कौन सा समास है भाई। उसके बाद में हम बात करेंगे अतिवृष्टि। आठवां आपको बीच पर दिखाई दे रहा है। चलिए अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि में कौन सा समास है। उसके बाद में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। और अभी फिलहाल हम लोग इतना ही कर लेते हैं। चलिए तो बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए पहले का अठन्नी में कौन सा समास होगा भाई। सब लोग जल्दी से बताएं, कमेंट करके सब लोग बताएं। तो जो पहले क्वेश्चन का उत्तर है वह है अठन्नी, यानी अगर समास विग्रह किया जाए तो इसका निकलेगा 8 आनों का समाहार या समूह। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपका बन रहा है वह कौन सा आपका बन रहा है समास, वह बन रहा है द्विगु समास। द्विगु समास है पहले वाले में भाई। दूसरा देखिए बेकाम, यानी यहाँ पर पहले वाला बे, अव्यय पद जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर अव्ययी भाव समास यहाँ पर बनेगा। दूसरा है हर रोज, तो देखिए हर जो पद आया है वो भी अव्यय है, तो यहाँ पर यह भी क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। अव्ययी भाव होगा। अगला जो है बार बार, ये भी आपका यहाँ पर बार बार भी जो शब्द आया है ये भी पहला पद क्या है, पहला पद अव्यय है यहाँ पर, तो इसलिए बार बार में भी क्या आपका हो जाएगा, अव्ययी भाव ही होगा। उसके बाद में एकाएक, एकाएक में जो समास है वह भी आपका अव्ययी भाव ही है, अव्ययी भाव समास है। उसके अलावा बेफायदा में भी बे जो आया है अव्यय पद है, तो यह भी आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। अगला जो है आजान बाहु में भी कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास है।
और अतिवृष्टि में भी आया है जो अतिपद, पहला वाला प्रथम पद, यह एक अव्यय पद है, तो इसलिए यह भी आपका अव्यय भाव समास है। अब हम दो प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं, वो लोग आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें कौन सा समास होगा। तो आप लोग सभी लोग इस प्रश्न को देख लीजिए अच्छे से, और सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन पदों में कौन सा समास है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वह है दि यमुनम। दि यमुनम में कौन सा समास है। और दूसरा जो है वह है पंचगंगम। पंचगंगम, पंचगंगम में कौन सा समास है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर इसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है, अपवाद है और ये पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे।